है, इसको अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई एक कोई वायर है, इस तरह से है ना, और इस वायर में आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो और फोर्स अप्लाई करके आपने इसको इलोंगेट कर दिया। तो सपोज आपने इसकी लेंथ ओरिजिनल तो थी बेसिकली आपकी एल, और आपने इसको इलोंगेट कर दिया डेल्टा एल से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी इसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो सीधे फॉर्मूला आपको पता है कि अगर मैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, है ना, कि भाई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो वी नो दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सेम वे अगर इसमें मैं वायर में बात करूं, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हम वैसे फॉर्मूला हम सीधे लिख सकते हैं, लेकिन मैं डिराइव भी करूंगा। तो यहाँ पे हाफ के की जगह पे हम जानते हैं इस वायर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वाई ए बाई एल होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसको अगर मैं स्प्रिंग मान लें तो स्प्रिंग की जगह का जो कांस्टेंट होगा वाई ए बाई एल होगा। तो वाई ए बाई एल हो गया, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे इलोंगेशन होता है तो डेल्टा एल स्क्वायर हो गया। यही फॉर्मूला होता है कि जब भी हम किसी वायर को इलोंगेट डेल्टा एल से करेंगे तो उसमें इतने अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी, है ना। लेकिन इसका थोड़ा सा डेरिवेशन हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार कंसेप्चुअल डेरिवेशंस पे क्वेश्चंस होते हैं। कि अभी तो मैंने कंपैरिजन से बता दिया कि भाई सेम वे अगर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करें तो सारे फॉर्मूले में के की जगह पे वाई ए बाई एल आ जाएगा, तो उससे सीधे यह फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन अगर हम देखें तो इसके डेरिवेशन में थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज होगा कि हम क्या करेंगे, इसको वायर को सपोज हम स्लाइटली इलोंगेट कर चुके हैं, पूरा डेल्टा एल नहीं किया है, इतना इलोंगेट कर लिया है कि इसकी जो लेंथ हो गई है वो एल प्लस एक्स हो चुकी है। नाउ द लेंथ इज एल प्लस एक्स, मतलब वी हैव इलोंगेटेड दिस वायर बाई एक्स, पूरा डेल्टा एल से इलोंगेट नहीं किया है ना। तो आप इस बात एक्स से इलोंगेट करेंगे तो इसमें कुछ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज द वाई ए बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। तो भाई इसमें इंटरनल फोर्सेज रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगे और वो वाई ए बाई एल हो जाएंगे, है ना। इसमें रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर डेवलप हो गया, है ना। ऑब्वियस बात है कि फर्दर अगर हम और इलोंगेट करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स इस इंटरनल फोर्सेस के अगेंस्ट कुछ वर्क करेगा। वही वर्क तो एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो मतलब इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, हाँ, एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी डन, है ना, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट फोर्स। तो इससे बात है कि इंटरनल फोर्सेज आ गया, अब आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, और इक्विलिब्रियम में एक्सटर्नल फोर्सेस हैज टू बी डन अगेंस्ट दैट फोर्स, इसमें ये लिखा हुआ है ना। तो अब इसने कोई फोर्स अप्लाई किया तो इक्विलिब्रियम में रिस्टोरिंग और अप्लाइड फोर्स तो हर जगह पे सेम ही होंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो फोर्स है ना ये वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सचेंज होगा फोर्स चेंज होगा, तो हम सीधे वर्क नहीं निकाल सकते बल्कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा एज्यूम कर लूंगा कि वायर में एक्स एक्सटेंशन आ गया, इसमें इतना रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, अब फर्दर अगर मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहता हूं किसी डीएक्स से तो कितना वर्क होगा, कि फर्दर अगर हम डीएक्स से और एक्सटेंड करना चाहें तो कितना वर्क होगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि फर्दर अगर डीएक्स से वर्क एक्सटेंड करना चाहें तो सपोज डी डब्ल्यू कोई वर्क हो रहा है, एंड देन डी डब्ल्यू स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी, कि एक्स से एक्सटेंड हो चुका है, फर्दर डीएक्स से और करना चाहते हो तो कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क की डेफिनेशन हम जानते हैं एफ इंटू डी एक्स होता है ना, कि भाई एफ अगर फोर्स लग रहा है और डीएक्स से डिस्प्लेस करना चाहते हो तो इतना वर्क होगा, और वो वर्क स्टोर कैसे स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी डी यू, है ना। तो आप ऐसा होता है कि ऐसे से तो बहुत सारे वर्क होंगे, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन तो आपको डेल्टा एल करना है ना। तो आप क्या करोगे, यहां से इस फोर्स की वैल्यू को यहां पुट कर दोगे। ओहो, एनोटेट मैंने बंद नहीं किया, देखो कोई एनोटेट करने लगा यार, फिर बार बार ये चीजें करनी पड़ती है ना सेटिंग में। नहीं करो बेटा ऐसे, है ना, रिमूव कर दो एनोटेशन अपने आप, तो कर भी नहीं पाओगे आप। चलो कोई नहीं, रहने दो इसे। ये आपका गया, तो एफ इंटू डी एक्स हो गया, एफ की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, है ना। तो और एफ की वैल्यू को पुट करेंगे तो डी यू की वैल्यू ही आ जाएगी, वाई ए बाई एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ गया। तो आपको पता है ऐसे से बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट करना है आपने, ताकि टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल हो जाए। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वाई ए बाई एल इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू डेल्टा एल तक, क्योंकि टोटल एक्सटेंशन आपको डेल्टा एल करना है। वही चीज आ गई जो मैंने पहले लिखा था, दिस विल बी इक्वल टू द हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर।
तो आप भले ही डेरिवेशन मत करो, डेरिवेशन आपके 11th के पर्पज से होता है, अदरवाइज ओके थैंक यू, कोई बात नहीं। अदरवाइज क्या होता है, आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है ना। आप इससे कंपेयर करके कर लो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के की जगह पे वाई एल पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मैंने थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बता दिया है कि भाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि वैसे तो ये फॉर्मूला सही है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये होती है ना, कि भाई जब भी कोई डेल्टा एल से एक्सटेंड करेंगे तो दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसको डिफरेंट फॉर्म में जब लिखेंगे ना, तो इसका ये फॉर्म भी पॉपुलर होता है काफी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम किस चीज का, इस वायर का, एरिया इंटू लेंथ। तो इसी को जस्ट आपने अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में लिखोगे ना, तो ये चीज आ जाएगी। तो सेम चीज है ये, या इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी कई बार लिख लेते हैं हम। आप स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दो, स्ट्रेन की वैल्यू होती है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, उसको आप यहां पुट कर दो, है ना। तो ये जो होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2y इंटू वॉल्यूम, है ना। तो सब चीजें सेम है ये, कि जो ये फॉर्मूला है उसी का दूसरा फॉर्म ये है, उसी का फॉर्मूला ये है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कई बार एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में आ जाता है ना, कि अलग अलग फॉर्म में क्या होगा बेसिकली आपका आ जाएगा, तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज नोन एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, के इज फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, के इज फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट का जो इक्विवेलेंट टर्म इस वायर के लिए होता है दैट इज वाई ए बाई आर, है ना। तो दिस इज नोन एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सर इसमें वाई यंग्स मॉड्यूलस है ना? वाई इज द यंग्स मॉडुलस। सर आपने वो u इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 के बाद क्या लिखा है? 2 यंग्स मॉडुलस, वाई, दिस इज योर यंग्स मॉडुलस, है ना। वाई जो है वो यंग्स मॉडुलस है, सिंबल का यूजुअल मीनिंग है। सर वो सर डेरिवेशन का डायग्राम रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर। बेटा डायग्राम में आपने क्या किया है ना, कि पहले एल लेंथ का कोई वायर था, उसमें आपने किसी एक्स से एक्सटेंड कर चुके हैं, तो अब इसकी लेंथ एल प्लस एक्स हो गई और एक्स एक्सटेंशन हो गया, तो इसमें इंटरनल फोर्सेज आ जाएंगे ना, और वो इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू हम जानते हैं इतनी हो जाएगी। अब आपको पता है ये इंटरनल फोर्सेस तो उसको वापस ले जाएंगे, तो अगर फर्दर एक्स से एक्सटेंड कर चुके हैं और dx से और करना चाहें तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वही वर्क मैं लिख रहा हूँ। भाई कुछ एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया और dx से और एक्सटेंड करना चाहें हम, तो dw इक्वल टू यही वर्क स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, और dw इक्वल टू du हो गया, और वर्क क्या होता है f इंटू डी एक्स, फोर्स, और dx से डिस्प्लेस कर दिया आपने। इसके बाद आपने इसको फोर्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वही अप्लाइड फोर्स होगा, और उस फोर्स की वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया। तो ये स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया कि अगर सिर्फ dx से करें तो इतना होता है, लेकिन आपको पता है dx से थोड़ी करना है, टोटल तो आपको धीरे धीरे बढ़ा के इसको डेल्टा एल तक ले जाना है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्क होंगे। तो टोटल एनर्जी के लिए इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे 0 से डेल्टा एल तक, तो ये फॉर्मूला आ सर जाएगा और जो हमने यहाँ से, वो आप है ना। तो ये आपका ऐसे, और इसी का ये डिफरेंट फॉर्म है, किसी को अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन, सर वो डिफरेंट फॉर्म का डेरिवेशन एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? डेरिवेशन की जरूरत नहीं बेटा, आप इसमें क्या करोगे, जो सिग्मा है इसकी जगह पे आप ये रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया पुट कर दो, है ना, और एप्सिलॉन की जगह पे डेल्टा एल बाई एल पुट कर दो, और वॉल्यूम की जगह पे ए एल पुट कर दो, तो यही चीज आ जाएगा, है ना, कि स्ट्रेस की जगह पे फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन की जगह पे चेंज इन लेंथ पर रिजल्ट लेंथ, वॉल्यूम की जगह पे ये, तो इससे हम यही चीज अचीव कर लेंगे, तो उसी का डिफरेंट फॉर्म है। और इसी फॉर्मूले में अगर मैं एप्सिलॉन की जगह पे, स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई 2y आ जाएगा। तो कोई भी एक फॉर्म हम इसमें यूज कर लेंगे, है ना, कई बार डिफरेंट फॉर्म में होता है ना, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। डिराइव तो हमने यही फॉर्मूला किया है, इसी का अलग अलग फॉर्म है, अलग टर्म्स में लिखने का तरीका है ये।
एक बार डेरिवेशन के जो फिगर है उसका लेबलिंग बताइए। बेटा ये टोटल लेंथ एल प्लस एक्स है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया, फोर्स हमने एफ अप्लाई किया है, एंड दिस ओके एफ आर है रिस्टोरिंग फोर्स। ओके सर। ये आपका रहेगा, है ना। तो ये जस्ट अपने इसमें कुछ फॉर्मूले यूज किए, है ना। तो जस्ट आपको फॉर्मूले ही जानना है, डेरिवेशंस तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हाफ बाय एल वाला या यू इक्वल कोई भी टू यूज कर हाफ सकते सिग्मा हो, वाला? नहीं, कोई भी यूज कर सकते हो, सब सेम है, ऑल आर सेम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ही डिफरेंट फॉर्म है, ये सारे फॉर्मूले सेम है, जिसको मर्जी आए, ओके है ना। कोई भी आप यूज कर सकते हो, इसमें ज्यादातर इसी को यूज करना आप, है ना। मैं तो इसलिए बताया कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ। अदरवाइज आप इसमें से कोई भी यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, है ना। सर हम वो उसको हाफ एफ मैक्स इनटू डेल्टा एल भी लिख सकते हैं ना? हाफ एफ मैक्स इनटू हाँ डेल्टा एल। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये आपका गया। तो जो फॉर्मूला है वो आपका जस्ट इस तरह से है कि पहला जो फॉर्मूला मैंने इसमें यूज किया था वो जस्ट मैंने कंपेरिजन कर दिया या डिराइव किया, तो आपका हो गया हाफ वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, है ना। इसी का डिफरेंट फॉर्म था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और इसी का डिफरेंट फॉर्म था यू का, दैट इज द हाफ ऑफ स्ट्रेस स्क्वायर बाई वाई इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इसमें वायर का है ना। इसको हम अचीव करते हैं, स्ट्रेस जो एप्सिलम की वैल्यू होती है वो स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस होती है, और वॉल्यूम वायर का ए इंटू एल हो जाएगा। तो जस्ट आपको ये जानना है, तो तीनों में से जो मर्जी आया फॉर्मूला यूज करो, तीनों इक्वलेंट है ना। तीनों चीजें क्या है बेसिकली आपकी सेम है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दीज ऑल आर द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जानना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक नेक्स्ट चीज आपकी थ्योरी की होती है, वी कॉल इट एज ए पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो, है ना, एक ये भी एक टर्म है जो कि हम डिफाइन करते हैं, पॉइजन रेशियो, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज को इलोंगेट करोगे तो उसका डायमीटर भी डिक्रीज होगा, है ना। जैसे मैं किसी चीज को इलोंगेट करता हूं इस तरह से कि जैसे मैंने बोला कि ये कोई भी आपका वायर है या रॉड है ना, और जब आप इसको फोर्स लगा के इलोंगेट करोगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, कि आफ्टर इलोंगेशन इसका शेप भी इस तरह से आपका हो जाएगा कि भाई लॉन्गिट्यूडनल हम इसको इलोंगेट कर रहे हैं तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, और सब चीजें बहुत छोटी हैं, तो इसके लेंथ में तो डिक्रीज हो गया एल प्लस डेल्टा एल, है ना। लेकिन आपको तो अब इसका रेडियस भी तो चेंज हो जाएगा, अगर रेडियस लिखना चाहूँ तो रेडियस में डिक्रीज हो जाएगा, ये आपका आर माइनस डेल्टा आर हो जाएगा, कि पहले इसकी रेडियस अगर आर थी तो रेडियस की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, इसलिए आपकी आर माइनस डेल्टा आर, है ना, कि रेडियस डिक्रीज होगी, कि अगर इलोंगेट करेंगे तो साइड से कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। साइड वाली चीज को ही हम लेटरल बोलते हैं, जब भी कोई चीज साइड से कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वी कॉल इट एज लैटरल। तो जो पॉइजन रेशियो होता है, दिस इज सिंपल वन रेशियो, म्यू से शो करते हैं, दिस इज द रेशियो बिटवीन द लैटरल स्ट्रेन, है ना, भाई दिस इज द रेशियो बिटवीन सर वो राइट वाला आर माइनस डेल्टा आर है ना? आर माइनस डेल्टा आर, है ना, कि भाई आर पहले रेडियस था, डेल्टा आर से डिक्रीज हो गया, तो अब इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर माइनस डेल्टा आर। तो जो पॉइजन रेशियो होता है ये होता है लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वी कॉल इट एज ए पॉइजन रेशियो, है ना। तो आप देखो लैटरल स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा हम चेंज इन रेडियस की बात कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा हम चेंज इन लेंथ की बात कर रहे हैं। तो जो लैटरल स्ट्रेन होगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लैटरल स्ट्रेन होगा यहाँ पे
ये आपका हो जाएगा चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस। सर इधर बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट किया है ना हमने। हाँ, साइड वाइज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई बात नहीं, तभी तो आर माइनस डेल्टा आर हो गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हो जाएगा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। तो इसी का जो रेशियो होता है वी कॉल इट एज अ पॉइजन रेशियो, है ना। तो पॉइजन रेशियो जो होगा ये हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई आर। और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके अकॉर्डिंग एक माइनस साइन हम यहाँ पे लगा देंगे। माइनस साइन इसलिए लगा लेंगे बिकॉज डेल्टा आर इज नेगेटिव। या आप इसको इस तरह से यहाँ पे मत लिखो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अननेसेसरी। डोंट राइट इट लाइक दैट, है ना, वो माइनस प्लस का नहीं तो कंफ्यूजन होगा। डोंट राइट लाइक दिस, ऐसे लिख दो आप इसे, है ना। डेल्टा आर जो होगा, है ना, ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका निगेटिव होगा, है ना। डेल्टा आर क्या हो जाएगा बेसिकली आपका निगेटिव हो जाएगा इस केस में, है ना। डेल्टा आर इज द चेंज इन रेडियस, तो डेल्टा आर जो होगा ये निगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल रेडियस कम होगा, इनिशियल रेडियस ज्यादा था, तो उसका डिफरेंस निगेटिव हो जाएगा। तो उसी निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने एक बार माइनस साइन लगा लिया, है ना। तो जब भी हम किसी चीज की लेंथ इंक्रीज करेंगे तो साइड वाइड इसका डायमीटर या रेडियस डिक्रीज होगा। तो डायमीटर या रेडियस में डिक्रीज करने का जो स्ट्रेन होता है दिस इज लेटरल, लेंथ चेंज करने का जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका ही आ जाएगा। तो जस्ट ये फॉर्मूला है। ऑब्वियस बात है ये सारी चीजें वैलिड है फॉर स्मॉल चेंज, कि जब भी हमें डिफाइन करेंगे तो किसके लिए डिफाइन करेंगे, फॉर स्मॉल चेंज। ये स्मॉल चेंज के लिए हम ये सारी चीजें क्या करेंगे बेसिकली आपका डिवाइड करेंगे। हाँ वही बात है, चेंज इन रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है ना, इसको हटा दिया है इसमें, है ना। वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इसलिए मैंने उसको हटा दिया वहां से, क्योंकि डेल्टा आर इटसेल्फ नेगेटिव है। जब आर माइनस डेल्टा आर करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। मैंने जस्ट ये लिख दिया कि डेल्टा आर इज द चेंज इन रेडियस, है ना। ये क्या है बेसिकली आपका चेंज इन रेडियस है ना। तो ये लेटरल हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, इसका रेशियो ही क्या होता है बेसिकली आपका पॉइजन रेशियो होता है। और ध्यान रखना ये सारी चीजें जो हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर स्मॉल चेंज डिफाइन कर रहे हैं। तो स्मॉल चेंज के लिए फिर म्यू की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, म्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस डी आर बाई आर डिवाइड बाई डी एल बाई आर, है ना। कि स्मॉल चेंज के लिए हम इसको क्या करते हैं डिफाइन कर देंगे। हाँ डेल्टा आर नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही है। कि स्मॉल चेंज के लिए हम इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज योर सर तो पॉइजन रेशियो नेगेटिव रेशियो होगा। नहीं, क्योंकि डी आर तो निगेटिव होगा ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ओके। हाँ, जब डी आर आप यहाँ पे डेल्टा आर नेगेटिव पुट करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस लगाई मैंने इसलिए ताकि पॉइजन रेशियो पॉजिटिव हो जाए, उसका पर्पज ही वही है। तो दिस इज नोन एज ए पॉइजन रेशियो। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये पॉइजन रेशियो भी यूज होता है, इसको लिख लो इस तरह से। ओके, है ना। अब हम आगे आ जाते हैं। ये पॉइजन रेशियो आपने डिफाइन कर दिया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दिया, तो एक आपकी चीज बच जाती है दैट इज योर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना। एक बार पहले की स्लाइड्स समवन हैज टोल्ड की शो करना है ना। ये आपका है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका गया, है ना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना। So can you please on the slide for a minute? ओके शो कर रहा हूँ मैं।
Thank you, sir. ओके है ना। तो यहाँ पे मैं जाते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें, दैट इज योर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना, कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना। एंड ये हम प्लॉट कर रहे हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल, है ना, जिस मटेरियल का हम वायर फॉर्म कर सकते हैं, मे बी स्टील, कॉपर, गोल्ड, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो हम बना रहे हैं, दिस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व इज एक्सपेरिमेंटल कर्व। वह एक्सपेरिमेंट आपका इस तरह से होता है कि कोई भी इस तरह से हम वायर ले लेते हैं, सेम जैसे अभी आपने लिया है, और फोर्स हम यहाँ पे साइड में अप्लाई करते हैं, और ये फोर्स वेरिएबल होता है। जैसे जैसे हम फोर्स चेंज करेंगे इसका इलोंगेशन भी चेंज होगा, है ना, कि फोर्स चेंज करेंगे तो इलोंगेशन भी चेंज होगा। और यहाँ पे हम एक कर्व बना लेते हैं कि y एक्सिस के अलोंग वी टेक द स्ट्रेस, है ना, और x एक्सिस के अलोंग हम स्ट्रेन ले लेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में ये कर्व जो होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन आता है, ये आपका गया इस तरह से, है ना, कि भाई यहाँ पे y एक्सिस के अलोंग वी टेक द स्ट्रेस और x एक्सिस के अलोंग हम स्ट्रेन ले लेते हैं ऐसे, है ना। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और हुक्स लॉ आपको ये बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, है ना। तो जैसे हम स्टार्टिंग में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, एक पी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन आता है, उसके बाद ये कर्व हो जाएगा ऐसे। और डक्टाइल मटेरियल के लिए इसका नेचर ऑलमोस्ट ऐसा होगा, है ना, कि भाई इसके बाद कर्व हो जाएगा, और डक्टाइल मटेरियल के स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का जो नेचर होगा वैसा होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो जैसे मैंने बोला पी जो है ना, दिस इज नोन एज ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, लिमिट, है ना, कि मटेरियल जब तक हुक्स लॉ फॉलो करता है ना, लिमिट अप टू विच मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ, क्योंकि स्मॉल एलोंगेशन के लिए हुक्स लॉ वैलिड होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, है ना। लार्ज एलोंगेशन के लिए तो हुक्स लॉ फॉलो करता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, पी के बाद लार्ज चेंज शुरू हो जाएंगे, तो पी तक स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब तब तक वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है ना। उसके बाद आपको होता है कर्व आ गया, कर्व आ गया मतलब स्ट्रेस इज नो मोर इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होगा, अभी कुछ लिखा नहीं बेटा मैंने, पी के बाद मैंने लिखा है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। तो पी इज द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। पी के बाद एक पॉइंट आएगा, कर्व हो चुका है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट आ जाएगा वाई को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। तो जो यील्ड पॉइंट होगा, दिस इज द पॉइंट अप टू विच बॉडी regain its original shape, once force is removed, कि भाई फोर्स को रिमूव करने के बाद जिस पॉइंट तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है, उसी को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और उसका रेस्पेक्टिव जो स्ट्रेस होता है उसको आप लिख लो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू तक ही ऐसा वैलिड होगा, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा वाई। सर वो शेप के बाद क्या लिखा बता सकते हैं? पॉइंट अप टू विच बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप वंस फोर्स इज रिमूव्ड। जैसे हम फोर्स रिमूव करेंगे, बॉडी जिस पॉइंट तक अपने शेप में आ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं इसलिए आपका यील्ड पॉइंट, है ना। उसके बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करके करोगे तो वो यील्ड पॉइंट नहीं आएगा, है ना। तो सिंपल सा मैं एक बार रीड भी कर देता हूं इसको। लिमिट अप टू विच मटेरियल फॉलो हुक्स लॉ, यील्ड पॉइंट अप टू विच बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप वंस फोर्स इज रिमूव्ड।
एक इसमें और भी पॉइंट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। E is known as a इलास्टिक लिमिट, है ना। तो इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट होता है जब तक बॉडी इलास्टिक रहती है, पॉइंट अप टू विच बॉडी रिमेन इलास्टिक, बॉडी रिमेन इलास्टिक। इसके बाद प्लास्टिक हो जाएगी, है ना, कि इसके बाद जो होगा बेसिकली आपका प्लास्टिक हो जाएगी। मतलब इसके बाद जैसे यील्ड पॉइंट में क्या है, कंप्लीटली रिगेन कर लिया। इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि पार्शियल भी रिगेन कर सकता है, कि आपने फोर्स बढ़ाया, पूरा रिगेन नहीं किया, थोड़ा बहुत रिगेन कर लिया। लेकिन एक बार इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया, उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएंगे उसमें। इवन आप फोर्स आप हटा भी दोगे तो इलांगेशन वैसे ही रह जाएगा। तो इलास्टिक लिमिट के बाद वो बॉडी जो होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें रहती ही नहीं है, कि रिगेन करती ही नहीं है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट आ जाएंगे, है ना। आफ्टर दैट, है ना, परमानेंट चेंज राइट टेक्स प्लेस and body become plastic, and body become plastic, क्योंकि प्लास्टिक का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन जब हो जाते हैं। तो यील्ड पॉइंट तक बॉडी इलास्टिक रहेगी, उसके बाद बॉडी कैसी हो जाएगी, प्लास्टिक हो जाती है। सॉरी, इलास्टिक लिमिट तक। तो कई बार क्या होता है ना, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट बहुत क्लोज होते हैं, तो इसको हम एक ही पॉइंट मान लेते हैं। अदरवाइज तो पॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन इतने क्लोज होते हैं ना, तो कोई भी एक चीज लिख लेते हैं इसमें, और दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो आपका आ गया, तो दिस इज नोन एज ए इलास्टिक लिमिट। एक इसमें आ गया है हाईएस्ट जो इसका पीक होगा इस ग्राफ का, U, इसका भी हम स्ट्रेस लिख लेंगे। U के रिस्पेक्टिव जो स्ट्रेस है दैट इज सिग्मा U, है ना। इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। U इज सिंपली नोन एज ए अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। मैं इसको लिख रहा हूं कहीं और। हाँ, यील्ड पॉइंट पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, सही बोल रहे हैं आप इसमें। क्योंकि अभी भी वो परमानेंट डिफॉर्मेशन तो हो ही रहा है ना, चेंज इन लेंथ उस टाइम सबसे ज्यादा है। उसके बाद भी डिफॉर्म तो हो सकता है ना, डिफॉर्म तो हो ही रहा है ना। बेसिकली जो भी फॉर्मूला है ना पोटेंशियल एनर्जी का, वो तभी वैलिड होगा जब तक वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बाद तो बाकी चीजों की हम बातें नहीं करेंगे ज्यादातर, है ना। प्लास्टिक मतलब जब वो इलास्टिक नहीं रहेगा तो प्लास्टिक हो जाएगा। व्हेन परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएंगे उसमें, तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज ए प्लास्टिक। जब तक बॉडी अपनी शेप को रिगेन करता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। अगर शेप रिगेन नहीं कर रहा है, परमानेंट चेंज आ गया, तो दिस इज नोन एज ए प्लास्टिक। तो यहाँ पे U आ गया, U इज नोन एज ए अल्टीमेट स्ट्रेस। U जो होता है दिस इज नोन एज ए अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग। ब्रेकिंग के बिना जितना मैक्सिमम स्ट्रेस ये मेजर कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। कि आप फोर्स बढ़ाते गए, P पॉइंट आया, यील्ड पॉइंट आया, इलास्टिक लिमिट आई, इलास्टिक लिमिट के बाद ये लेंथ बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो कि ब्रेकिंग के पहले तक ये विथस्टैंड कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर आप स्टिल नहीं माने और फोर्स बढ़ाते गए तो ये यहां पे जाके ब्रेक कर जाएगा। दिस B इज योर ब्रेकिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे ब्रेक करेगा, दिस इज नोन एज ए ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। तो ये ग्राफ होते हैं आपके, टाइपिकल ग्राफ है फॉर एनी काइंड ऑफ, हाँ, आफ्टर E इट लूजेस द इलास्टिसिटी, बिल्कुल सही है। आफ्टर इलास्टिक लिमिट इट लूजेस द इलास्टिसिटी एंड बिकम प्लास्टिक, है ना। सो Y और E में क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से बताओगे प्लीज। देखो, यील्ड पॉइंट में क्या होता है
ये कंप्लीट अपनी शेप पे आ जाता है वापस, मतलब सर 2 मीटर से elongate किया सो 2 मीटर वापस पीछे आ जाएंगे। 2 मीटर नहीं, 2 मिलीमीटर हाँ सर वही। तो है, 2 मिलीमीटर वापस वहीं आ जाएगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट में क्या होगा कि हो सकता है 1 मिलीमीटर ही वापस आए, कि अभी भी इलास्टिक है लेकिन कंप्लीट नहीं है। और पी के सामने 2 मिलीमीटर से elongate किया तो 2 मिलीमीटर ही रहेगा, थोड़ा भी पीछे नहीं आएगा। नहीं नहीं, इलास्टिक लिमिट के बाद, हाँ इलास्टिक सर इलास्टिक आपने 2 मिलीमीटर लॉन्गेट किया है तो 2 मिलीमीटर वैसे ही रह जाएगा, मतलब वो मटेरियल प्लास्टिक नहीं रहा, इट हैज बिकम द प्लास्टिक। 3 मिलीमीटर किया 3 मीटर में रह जाएगा, है ना, वंस डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ये आपका जाएगा। तो मतलब इट लूजेस द इलास्टिक लिमिट। बेटा वाई और ई में ये डिफरेंस है, कंप्लीटली रिगेन एंड पार्शियल रिगेन। सर इसको हम फोर्स से रिलेट कर सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स से? नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं इसका भी, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है ना, कि भाई देखो स्ट्रेस स्ट्रेन लॉ भले नहीं फॉलो करे लेकिन वापस आ सकता है, वापस आ सकता है अपने शेप पे। तो कई बार हम ये वाई और ई को ना हम सेम यूज करते हैं, हम वाई और ई को क्या होता है बेसिकली आपका सेम यूज कर लेते हैं। मतलब पी का तो मतलब है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कर्व हो गया लेकिन स्टिल इलास्टिक प्रॉपर्टी उसमें है ना, स्टिल हैज इट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना, ये आपका एक तरह से है ना। तो ये आपका सर पर हाँ वाई और सिग्मा यू को क्या बोलते हैं? इसको सिग्मा वाई सिग्मा यू। सिग्मा यू इसी में हम लगा देंगे स्ट्रेस वर्ड, जैसे सिग्मा वाई को हम बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, कि भाई इतने स्ट्रेस तक ये इलास्टिक प्रॉपर्टी इसमें रहेगी। और सिग्मा यू जो होता है दिस इज नॉट एज ए अल्टीमेट स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्ड के लिए हम यूज कर रहे हैं, है ना, किसके लिए यूज कर रहे हैं का स्ट्रेस वर्ड के लिए यूज कर रहे हैं। आप बताओ। So shouldn't the body, the material break immediately after U? Why is there a big like gap between U and B? हाँ वही मैं आई विल कम टू दैट, वेट फॉर मोमेंट। अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। तो किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए ये ग्राफ ऑलमोस्ट सेम रहता है, स्टील के लिए प्लॉट करो, कॉपर के लिए प्लॉट करो, मे बी वैल्यूज चेंज हो जाएंगे एक्सपेरिमेंटल, लेकिन ऑलमोस्ट नेचर ऑफ ग्राफ सेम रहेगा। दिस इज ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल, है ना। ये जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, किसके लिए, बेसिकली आपका डक्टाइल मटेरियल, है ना। हाँ ऐसा हो सकता है, इन यू में ऐसा हो जाएगा कि पुट फोर्स करेंगे तो बॉडी ब्रेक नहीं करेगी वो, है ना, और अपनी ओरिजिनल शेप पे भी नहीं आएगी, है ना। लेकिन वो मैक्सिमम पीक आ गया ग्राफ का, तो ग्राफ का जो पीक होता है उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। कुछ देर बाद ब्रेक करेगी। आई विल कम टू दैट पॉइंट, वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, आई विल कम फॉर दैट पॉइंट। अब इसमें जो गैप है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट में देयर इज अ गैप, कुछ सेपरेशन है। तो यही सेपरेशन डिसाइड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। दिस गैप डिसाइड द नेचर ऑफ मटेरियल, भाई कैसा मटेरियल, डक्टाइल है या ब्रिटल है ना। तो डक्टाइल मटेरियल की डेफिनेशन ही यही है कि व्हेन वी डिफाइन डक्टाइल मटेरियल, भाई कौन सा मटेरियल डक्टाइल होता है ना, कि व्हेन वी डिफाइन व्हाट इज डक्टाइल मटेरियल, सॉरी, है ना, कि जब हम यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल को डिफाइन करेंगे कि भाई किस तरह के मटेरियल को हम डक्टाइल बोलेंगे, तो उसकी डेफिनेशन यही है जो आप डिस्कस कर रहे हो। तो व्हेन डिफाइन द डक्टाइल मटेरियल, है ना। तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट जो होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस and breaking point are far apart। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस पे होंगे उतना ज्यादा मटेरियल डक्टाइल होगा, क्योंकि वायर कैसे बनाओगे आप, जब किसी चीज का वायर फॉर्म करोगे तो उसको इलोंगेट करोगे, थिक मटेरियल को, तो आप इलोंगेट करते करते गए, अल्टीमेट स्ट्रेस भी आ गया।
अब अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वायर इलोंगेट होगा, है ना। अगर वो अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद तुरंत ब्रेक हो गया फिर तो इलोंगेट हो ही नहीं पाएगा ना। तो अल्टीमेट स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग पॉइंट जो होते हैं वो सेपरेशन में होते हैं, लेकिन ऐसा ब्रिटल में नहीं होता है। कि जब हम बात करेंगे ब्रिटल मटेरियल की, व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिटल मटेरियल, है ना, तो अल्टीमेट स्ट्रेस and breaking point are very close. Breaking point are very close, है ना। तो ब्रिटल मटेरियल में दोनों मटेरियल जो पॉइंट जो होते हैं वो आपके क्लोज होते हैं, है ना, कि वो क्या होते हैं बेसिकली आपके क्लोज होते हैं। वो मेलेबल के लिए भी आएगा ग्राफ, लेकिन अभी आपका कंसर्न इसी दोनों में, है ना, जिसका कि शीट में भी वही चीज हो जाएगी, उसमें इलोंगेशन की जगह पे कंप्रेशन आ जाएगा, बात एक ही है आपकी। मैलिएबल में भी ऑलमोस्ट यही चीज होती है, लेकिन उसमें हम कंप्रेशन की बात करेंगे, इलोंगेशन की नहीं। तो डक्टाइल मटेरियल में दोनों पार्ट होंगे, जैसे इस ग्राफ में मैंने बनाया है ना, कि यहाँ पे जो मैंने ग्राफ आपको शो किया था इसमें ये यू के तुरंत बाद बी नहीं आ रहा था ना, क्योंकि ये डक्टाइल मटेरियल है। तो यू और बी सेपरेशन होगा उतनी ज्यादा डक्टाइल होगा, है ना, कि उतनी ज्यादा क्या होगा, डक्टाइल होगा। लेकिन अगर जब मैं ग्राफ ये सपोज मैं ब्रिटल मटेरियल के लिए बनाऊं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो डक्टाइल में था। ये स्ट्रेस आ गया, ये स्ट्रेन आ गया, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, है ना, उसके बाद हल्का सा कर्व हो जाएगा, ये बस हो गया। यहाँ पे हो सकता है पी आ जाए, यहाँ पे आपका यील्ड पॉइंट आ जाए, अल्टीमेट स्ट्रेस आ जाए, और अल्टीमेट स्ट्रेस के तुरंत बाद ब्रेकिंग हो जाएगी, है ना, कि अल्टीमेट स्ट्रेस के तुरंत बाद क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी ब्रेकिंग, है ना, कि अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया, अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद तुरंत ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, तो दे आर वेरी क्लोज। तो ये मटेरियल कैसा है बेसिकली आपका ब्रिटल है ना। ये जो सेपरेशन होता है सिर्फ डक्टाइल के लिए होता है, इसलिए मैंने बताया कि वो ग्राफ जो था वो डक्टाइल के लिए था, है ना। डक्टाइल में हम ज्यादा पॉइंट समझ पाते हैं। हाँ, स्लोप इज द इलास्टिक मॉडुलस, ऑब्वियसली बात है कि इसका स्लोप। Do we draw this graph? तो इसका जो tan थीटा होगा ये आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो हो जाएगा, और ये यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका स्ट्रेस हो जाएगा, है ना। तो ये डक्टाइल के लिए ग्राफ हो गया, ब्रिटल के लिए हो गया। अगर हम कोई रबर जैसी चीजों के लिए प्लॉट करना चाहें कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी रबर टाइप मटेरियल के लिए कैसा होगा, है ना, तो वो कर्व होता है एक्चुअली स्टार्टिंग से ही। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ अगर कोई रबर टाइप के मटेरियल के लिए बनाना चाहें कि ये ग्राफ कैसा होगा, हाँ, इसमें कोई यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट नहीं होती है ना, वो बहुत क्लोज होती है, तो उसको हम डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं, वी कैन नॉट डिफाइन। तो रबर के लिए जो ग्राफ होता है वो इस तरह से कर्व होता है स्टार्टिंग से ही, है ना, कि ये जो स्टार्टिंग से ही कर्व होगा, मतलब ये जो मटेरियल है दिस डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तभी वो हुक्स लॉ फॉलो करता है। ये आपका है ना कि भाई ये आपका आएगा। हाँ, ये यू है बेटा, यू अल्टीमेट स्ट्रेस, ग्राफ में यू बनाया मैंने, यू इज अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट, और बी जो है ये ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब अल्टीमेट और स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट जो होंगे वो क्लोज होंगे, दैट इज क्लोज, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, बस हर केस में नहीं, बस 3 केस हैं भाई, तीसरा चौथा केस थोड़ी है भाई, हर तरह के डक्टाइल मटेरियल के लिए नेचर ऑफ द ग्राफ ऐसे ही होगा जो मैंने शुरू में शो किया था, है ना। और अगर ये मटेरियल आपका ब्रिटल है तो ग्राफ ऐसा होगा, इलास्टोमोर या रबर है तो उसके लिए ग्राफ ऐसा होगा, है ना। सर इलास्टोमोर में वो ग्राफ ऐसे मतलब उस साइड से नहीं जाना चाहिए, नहीं, I ये mean- सही ऐसे ही है बेटा, सही कर्व ऐसे ही होता है इलास्टोमोर के लिए। ओके सर, तो वो जो मॉड्यूल में कर दिया वो गलत है? कर्व मॉडल में कुछ अलग दिया है क्या? हाँ सर, मॉड्यूल में ना उसको मतलब ऐसे जैसा आपने ये वाला बनाया डक्टाइल का उस हाँ। शेप में दिया है, मतलब कर भी दिया है बट उस अच्छा, शेप एक बार चेक कर लेना आप, चेक एनसीईआरटी, ओके एनसीईआरटी में जो दिया होगा वो सही होगा, ठीक है। है ना, चेक एनसीईआरटी।
है ना। एनसीईआरटी आप एक बार चेक कर लेना कि इसमें जो ग्राफ दिया होगा उसमें नेचर ऑफ द कर्व सेम रहेगा आपका, है ना। ये आप करेगा इस तरह से। तो ये जस्ट हमने कुछ ग्राफ इसमें प्लॉट किए, है ना। तो कुछ नहीं, इलास्टिसिटी में अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँ, हाँ कुछ आइडियल ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट लाइन ही आता रहेगा। ये आप करेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँ तो देखो पूरे इलास्टिसिटी में 5 फॉर्मूले सिर्फ हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला था, है ना, जो आपने डिफाइन किया वो मॉडुलस पे था कि भाई चेंज इन लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स इनटू लेंथ बाय वाई, इसी को हम बोलते हैं टीएल बाय वाई। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं वो टी होते हैं, तो इससे हम चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे। सेकेंड फॉर्मूला था आपका शेयर मॉडुलस का। शेयर मॉडुलस में ये टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया होता है बाई एक्स बाई वाई, और ये हो जाएगा आपका टेंजेंशियल फोर्स अपॉन, ये जो फर्दर होगा, ये मैं रिकैप कर रहा हूँ फॉर्मूला का, ये जो फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। सिर्फ 5 फॉर्मूले हैं इसमें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका जो एक्स बाई वाई है इसकी जगह पे हम टेन थीटा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन ए टेन थीटा, और यू एंगल स्मॉल होता है टेंजेंशियल। The word below rubber is elastomere ना? इलास्टोमोर, इलास्टोमोर। उसका मतलब एक बार बता सकते हो? इलास्टोमोर मतलब एक जनरल टर्म है, हर तरह की रबड़ जैसी जो चीज़ें होती है ना उस तरह उसको हम इलास्टोमोर बोलते हैं। जैसे आपका कई वॉल्व्स हैं हार्ट की, उसको भी इलास्टोमोर का जनरल टर्म आ जाएगा। तो इससे ब्रॉड टर्म फॉर रबर काइंड ऑफ मटेरियल, है ना। ओके सर। के लिए नहीं, सबके लिए वैलिड होगा ये। दिस इज नोन एज ए इलास्टोमोर। तो जैसे मैंने बोला डक्टाइल है ना, ब्रिटल है, वैसे इलास्टोमोर होते हैं, है ना। तो ये आपका जाएगा जिसके, ये आपका जाएगा। तो थर्ड में आ गया आपका शेयर स्ट्रेस के बाद हमने एक बल्क मॉडुलस डिफाइन किया था, दैट इज योर चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक माइनस साइन, या इसी को आपने लिखा था माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी, है ना। फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एंड फिफ्थ फॉर्मूला आ गया पॉइसन रेशियो, दैट इज माइनस ऑफ डी आर बाई आर इंटू डी एल बाई आर, है ना। एक और फॉर्मूला होता है दैट इज द तो थर्ड का डेल्टा वी अपॉन यू लिखा है। डीपी बाई डी वी, डेल्टा वी बाई वी है बेटा, ये वी ही रहता है ना, कि दैट इज डेल्टा वी बाई वी, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डीपी बाई डी वी, है ना। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो एक्चुअली कोई कंसेप्चुअल फॉर्मूला नहीं है, वो जस्ट मेमोराइज करने के फॉर्मूले हैं, है ना। नहीं, ये कंप्लीट इलास्टिसिटी चैप्टर के फॉर्मूले हैं, दिस इज नॉट फॉर इलास्टोमोर, दिस इज द कंप्लीट चैप्टर का फॉर्मूला। इलास्टोमोर तो यहीं पे खत्म हो गया, इलास्टिसिटी चैप्टर में यही 5 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है डिफरेंट मॉडुलस के रिलेशन का, लेकिन मैं अभी उसको नहीं बताना चाह रहा हूँ, अननेसेसरी और आपको वो कंफ्यूज करेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसी के बेसिस पे होते हैं। दैट आई विल टेल यू सेपरेटली, बताऊंगा मैं इसे, है ना, सेपरेटली आई विल एक्सप्लेन। हाँ, इसे समरी फॉर फॉर्मूला कि भाई चेंज इन लेंथ, है ना, कि सबसे पहला फॉर्मूला ये आ गया, दिस इज योर शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पॉइसन रेशियो। इसी 5 फॉर्मूले पर बेस वी अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स, है ना। तो अब आपको आई विल गिव द न्यूमेरिकल। सर जी वो शेयर मॉड्यूलस। सर एनसीईआरटी में जो आपने दिया वही दिया मैंने। हाँ वही मैंने बोला ना, आई एक्चुअली तो फिर मॉड्यूल वाला कैंसिल कर देना सर। उसको कैंसिल कर दो, उसको कैंसिल कर दो, ओके। है ना। जो यूजली मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो भी उसी को फॉलो करता है ना, उसी की चीज़ों को ट्रू मान के चलते हैं। जो कैंसिल कर दो, बाई मिस्टेक आ गया होगा कई बार, ये आपका गया। सर जी वो शेयर मॉड्यूलस ना? शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। कई बार जी की जगह पे किसी किसी बुक में ईटा भी यूज होता है ना, म्यू की तो जगह। वो बल्क मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला लिखा है नीचे? माइनस डेल्टा
माइनस डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी। सर फोर्थ वाला एक बार रीड करके बताइए ना, ई के बाद एप्सिलॉन हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, अभी तो पढ़ा हमने, सेम फॉर्मूला ही नहीं तो, सर, वो समझ नहीं आता क्या लिखा। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम सर वो सेकंड का जी को हम एन भी लिख सकते हैं ना? ईटा, ईटा एन नहीं ईटा, अच्छा ठीक है। सिंबल फॉर ईटा। और म्यू की जगह पे हम समटाइम्स वी राइट सिग्मा आल्सो, पॉइजन रेशियो को सिग्मा भी लिख देते हैं, है ना। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप अटेम्प्ट करो। तो आई हैव टॉट यू व्हाट आई हैव टॉट यू, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सबसे पहले मैंने आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताया, देन आई हैव टॉट यू पॉइजन रेशियो, देन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, और ये कुछ फॉर्मूले का रिकैप, है ना। तो इसी के ऊपर बेसिस पे आई विल गिव यू फ्यू न्यूमेरिकल्स, यू जस्ट अटेम्प्ट दोस न्यूमेरिकल्स, तो उससे आपको ये सारी चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। एक्चुअली न्यूमेरिकल भी थ्योरी के ही पार्ट होते हैं, तो ये जैसे मैं जो न्यूमेरिकल दूंगा वो एज ए थ्योरी का पार्ट ही है, लेकिन उसको एज ए न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द elongation ड्यू टू ओन weight? किसी वायर का अपने वेट की वजह से elongation क्या होगा? Shreya, your answer is correct. बी ऑप्शन होगा। बोलना नहीं बेटा, आपको मैसेज करना है, यू विल हैव टू मैसेज इट। बोलोगे फिर बाकी लोग भी उसी को करना शुरू कर देंगे ना। रुतिका, योर आंसर इज करेक्ट। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आता है। अंजना, हरिप्रिया, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वेट फॉर अ मोमेंट, एक्चुअली क्वेश्चंस डिसअपियर हो गए।
ओके हाँ, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, व्हाट इज द एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट, है ना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं ना, वो ये वाला दे रहे हैं, पहला आंसर, जबकि पहला आंसर सही नहीं है। दिस इज इनकरेक्ट, दिस बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे एक नीचे 2 आएगा, एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट। हाँ शांतनु, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, बी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आएगा, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, क्योंकि ये भी एक थ्योरी का ही पार्ट है ना। इस टॉपिक को हम नाम देते हैं एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट, है ना। तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ एज ए न्यू टॉपिक लेके इसे, है ना, क्योंकि ये मैंने बताया ना, न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, बल्कि ये थ्योरी के ही पार्ट होते हैं, है ना। तो जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, है ना। देखो आपका जो टॉपिक का नाम है दैट इज द एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट, एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट, कि वायर के ओन वेट की वजह से एलोंगेशन कितना होगा, एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट, है ना। अब आंसर मत दो आप लोग, है ना। नहीं, सेंटर ऑफ मास का इससे कोई रिलेशन नहीं है, सेंटर ऑफ मास हैज नथिंग टू डू विद दिस, है ना। आंसर सेम आता है, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट इसमें नहीं है। देखो अब तक जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो ये करते थे कि यहाँ पे कोई इस तरह से वायर है ना, और वायर में आपने कोई वेट हैंग कर दिया m मास का, और ये वायर जो था वो मासलेस होता था। ये वायर क्या होता था बेसिकली, आपका मासलेस। तो अगर वायर मासलेस है तो हम लिखते थे चेंज इन लेंथ, हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन लेंथ हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स इनटू लेंथ अपॉन वाई। इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स टेंशन होगा, तो TL अपॉन वाई हो जाएगा। और आपको पता है अगर ये मासलेस है तो हर जगह पे टेंशन कांस्टेंट रहेगा, T इज सेम, है ना, कि हर जगह पे T की वैल्यू सेम रहेगी, और T की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी। तो हम बोलते थे इसका आंसर हो जाएगा mgl बाई वाई, है ना। तो ए ऑप्शन में तो ये वाला केस है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो ये अलग चीज है, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। इसमें तो टेंशन कांस्टेंट है ना, हर जगह पे सेम है। अब इलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट में क्या होगा, ये बोल रहा है कि आपने एक वायर हैंग किया, कोई भी रोप या वायर, है ना, इसकी लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, है ना, यंग्स मॉडुलस Y दिया हुआ है, और इसका मास भी m दिया हुआ है, ये मासलेस नहीं है। तो अपने वेट की वजह से इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा, ये पूछा हुआ है ना, कि ओन वेट की वजह से कितना होगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि टेंशन एवरीवेयर विल बी द डिफरेंट, इसमें हम बोलेंगे T जो होगा इज वेरिएबल। ये इसमें प्रॉब्लम आ गई, इसमें तो टेंशन कांस्टेंट था, मासलेस चीजों में टेंशन कांस्टेंट रहता है ना। तो अगर मासलेस चीजों में टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो जो T होगा इसमें क्या होगा, वेरिएबल होगा, है ना। और अगर T वेरिएबल होगा तो आपको पता है इसको सीधे हम नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब भी T वेरिएबल होता है तो आपको क्या करना पड़ता होता है, इंटीग्रेट, क्योंकि हर जगह पे T अलग अलग होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे T की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस जहां से ये हैंग्ड होगा यहाँ पे T विल बी मैक्सिमम, लेकिन हर जगह पे T अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट चूज करेंगे। हम क्या करेंगे, किसी x डिस्टेंस पे बॉटम से वी चूज वन एलिमेंट, और उस एलिमेंट की विड्थ आप ले लोगे dx। x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया, उसका विड्थ कितना हो गया, dx हो गया। तो पहले हम ये निकालेंगे व्हाट इज द चेंज इन लेंथ इन एलिमेंट, चेंज इन लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट, कि जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें चेंज इन लेंथ कितना होगा। यहां पे कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी, है ना, कि चेंज इन लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना होगा। तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, डेल्टा L इक्वल टू आप लिख दोगे TL बाई वाई। अब चूंकि चेंज इन लेंथ हम स्मॉल एलिमेंट में ले रहे हैं इसलिए इसको हम DL ले लेंगे। अब यहाँ पर टेंशन निकालेंगे, तो आपको पता है टेंशन इस नीचे वाले वेट को ही तो बैलेंस करेगा। यहाँ पे जो टेंशन होगा, जैसे यहाँ पे टेंशन निकालते तो पूरा वेट आ जाता, लेकिन इस जगह पे टेंशन निकालेंगे तो नीचे वाले वेट को बैलेंस करेगा। तो हम लिखेंगे टेंशन इज इक्वल टू जो हो जाएगा इस पोर्शन का जो वेट होगा वो हो जाएगा m/L, मास पर यूनिट लेंथ इंटू x लेंथ का तो निकालना है,
तो इसका वेट इतना हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू इसमें हो जाएगी m/l x इंटू जी। जैसे जैसे x चेंज होगा टेंशन की वैल्यू चेंज होगी। तो t की जगह पे आ गया m/l x इंटू जी। एक्चुअल लेंथ हम किस में चेंज इन लेंथ निकाल रहे हैं? स्मॉल एलिमेंट में। तो स्मॉल एलिमेंट का एक्चुअल लेंथ तो dx है ना, तो dx लिख दोगे बाई y है ना। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि x पे एलिमेंट लिया, पहले चेंज इन लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकाल रहे हैं। तो TL बाई y आ गया है ना, ये सॉरी dx है। ओरिजिनल लेंथ जो है वो कितना है? dx है। हाँ dx लिख दिया मैंने। यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ कितना है बेसिकली आपका? dx है। तो आपको तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सबका चेंज इन लेंथ निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो आप इसे। तो टोटल चेंज इन निकालने के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर ही आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा है ना। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? पूरे वायर के लिए 0 से l तक। तो यहाँ से आपका l²/2 आ जाएगा, mg/l/2y है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस आ गया? 2 का डिफरेंस आ गया। यूजली इंटीग्रेट करके 2 का डिफरेंस आता है। जैसे आप स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क निकालो, तो अगर मैं fx इंटू एक्स कर दूं तब तो fx² आ जाएगा, लेकिन आपको पता है स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क हाफ के x² आता है, क्योंकि इंटीग्रेट करके निकालना होता है ना। तो अगर हम मासलेस में वेट हैंग करें तो mgl/y होगा, लेकिन अपने वेट की वजह से जो इलोंगेशन होगा mgl/2y होगा। तो ये प्रोसेस होता है। अगर मासलेस पे मास अटैच किया तो फिर mgl बाय गामा तो दोनों बाय ya प्लस ये होगा ना। दोनों ले लोगे आप इसमें। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि एक कोई वायर है, इससे आपने मास भी हैंग कर दिया और इस वायर का भी मास है m, दोनों मास सेम ले लेते हैं, तो जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा दोनों का सम हो जाएगा। mgl/ya जो होगा वो तो ये वाला आ जाएगा, प्लस अपने वेट की वजह से mgl/2y होता है, तो एक 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो टोटल चेंज इन लेंथ ही आ जाएगा। तो पहले नेचर का क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड नेचर का क्वेश्चन ये हो गया, एंड थर्ड क्वेश्चन आपका ये। तो तीनों में ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट। एल को कैसे सब्स्टिट्यूट किया, एक बार फिर से समझाएंगे? ये एल, ये वाला एल, एल जो टर्म है ऊपर का, हाँ वही। ये वाला एक्चुअली चेंज इन लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकाल रहे हैं, तो स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ होगा वही ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा ना। ओरिजिनल लेंथ dx ही तो था, हम dx में चेंज निकाल रहे हैं कि dx इज द ओरिजिनल लेंथ है ना। ये ओरिजिनल लेंथ है, इसको अगर हम इलोंगेट करें तो इसमें चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? dx। तो dx इज द ओरिजिनल लेंथ, और ऐसे ऐसे बहुत सारे dx होंगे, तो टोटल इंटीग्रेट करके आ जाएगा। मतलब एलिमेंट का जो लेंथ होगा वही ओरिजिनल लेंथ है। ओके सर। तो ये ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट इसको याद भी रखते हैं कि अपने वेट की वजह से इलोंगेशन में नीचे 2 का फैक्टर आ जाता है, लेकिन आपको ये प्रोसेस आना चाहिए कैसे आया है ना। तो ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में। सर वो थर्ड एग्जांपल क्या था वो? थर्ड एग्जांपल में मैंने ये बोला कि अगर मान लो मासलेस की जगह पे m मास का वायर है और एक वेट m भी हैंग कर दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिस प्लस दिस, तो इस मास की वजह से जो चेंज आएगा वो ये आ जाएगा, और अपने वेट की वजह से जो चेंज आएगा उसमें 2 का फैक्टर नीचे आ जाएगा, तो टोटल चेंज इन लेंथ इन दोनों का सम हो जाएगा है ना। दोनों चीजें हो तो टोटल लेंथ इन चेंज इन दोनों का सम हो जाएगा, तो 3/2 mgl/y हो जाएगा। ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। चलो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड में सर नॉर्मल स्ट्रिंग पे मास अटैच किया ना हमने? हाँ, मास वाले स्प्रिंग में आपने मास अटैच किया। वो एक्चुअली का रिपीट करेंगे तो प्लीज। क्या बोल रहे हो आप इसमें? वो m/l एक्चुअली जो दिखाया ना आपने, वो रिपीट करेंगे प्लीज। किस जगह पे? ये हाँ सर। m/l मास पर यूनिट लेंथ है, हमने ऐसा यूनिटरी मेथड यूज कर लिया ना। l लेंथ का मास अगर m है तो यूनिट लेंथ का कितना होगा? m/l। तो x लेंथ का कितना हो जाएगा? m/l इंटू x, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन होगा ना इस नीचे वाले वेट की वजह से होगा।
यस है ना, ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, है ना। तो नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे उसका नेचर कैसा होगा, आई विल डेमोंस्ट्रेट जस्ट यू, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो कर चुके थे हम, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 1.01 है एंड 1.165 है एंड दिस इज 10%। हाँ, आई विल शो द प्रीवियस क्वेश्चन, मैं शो कर दूंगा आपको, मैं आ जाएगा, वेट फॉर मोमेंट, पहले इसको कर लो आप। सर वो 10% है ना? हाँ 10%, दैट इज 10%। ये सारे पॉइंट्स लगे हुए हैं, पॉइंट्स क्लियर नहीं है, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, ये सब पॉइंट लगे हुए हैं। हाँ, Divyesh and Shreya, your answer is correct. हाँ सही है। अंजना, हरि, अंजना, Devyani, your answer is correct. Chetna, your answer is correct. Oshi, your answer is correct. Prachi, your answer is correct. Kunal, your answer is correct. नहीं कुणाल, आपका आंसर सही नहीं है, प्राची का आंसर सही है। शांतनु, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ अर्णव, योर आंसर इज करेक्ट। बहुत लोगों के सही, अन्या, आदर्श, है ना, ऑलमोस्ट। मैं अब नम नहीं पढ़ पाऊंगा, यू आर द मेनी, है ना। तो जस्ट आई विल एक्सप्लेन, कुछ नहीं इसमें, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ यू नो अबाउट द बल्क मॉडल्स तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, और सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा रैंडम नहीं देता। तो बल्क मॉडल्स इक्वल टू अभी आपने पढ़ा, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। तो चेंज इन प्रेशर तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, P2 माइनस P1। तो चेंज इन प्रेशर आपका हो जाएगा, है ना, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, तो चेंज इन प्रेशर निकाल लोगे, और आपको वॉल्यूम चेंज 10% दिया हुआ है, मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल टू 10। तो यहाँ से डेल्टा V बाई V आ जाएगा 0.1। तो आप चेंज इन प्रेशर पुट करो यहाँ से, और डेल्टा V बाई V की जगह पे 0 पॉइंट पुट कर दो 1। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो नेगेटिव ही होगा। तो इससे सॉल्व करोगे तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना, ये ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, है ना, ए ऑप्शन आपका आंसर में आ जाएगा जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो, है ना। मेनी स्टूडेंट हैव गिवन द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना। गौतम सही बता रहे हो, है ना। तो 10% से बल्क मॉडल्स आ गया आपका। तो वही 5 फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर सारा कुछ बेस्ड है भाई। कुछ 5, हर चैप्टर में 5-6 फॉर्मूले तो होते हैं जिसके ऊपर सारी चीजें हम सॉल्व करते हैं। ओके, आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
है ना, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन था बेटा, किसी ने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो। That was the previous question. Okay. हाँ, you can go for this question. हाँ, right, your answer is correct. हाँ, रचिता, गौतम, your answer is correct. हाँ नहीं, गौतम आपका आंसर सही नहीं है, चेक करो जरा। हाँ, श्रेया, your answer is correct. Ahana, your answer is correct. Devishi, Shruti, your answer is correct. है ना, सही बात है। पेनल एंड दिव्यानी, your answer is correct. हाँ, अंजना, your answer is correct. श्रेया बेटा, ये आपका आंसर सही नहीं है। कोशी, your answer is correct. Ankita, Anika, your answer is correct. Okay, many answer I have got. So I will explain this question. हाँ सही है। गौतम सही आंसर है आपका। श्रिया, नाउ your answer is correct. है ना। ईश्वरी, your answer is correct. Okay, I will explain this question. है ना, इजिली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे कुछ नहीं, इसमें आप सीधे फॉर्मूला लिख लो। चेंज इन लेंथ ही तो निकालना है आपको। चेंज इन लेंथ इक्वल टू होता है FL by YA, है ना, कि चेंज इन लेंथ इज द FL by YA। हर्षद सही है आपका आंसर, है ना। तो अब इसमें देखो क्या क्या चीजें सेम है। चेंज इन लेंथ इज सेम, इसने बोला एक्सटेंडेड बाय 1 मिलीमीटर, ये भी सेम है। F इज सेम एंड L इज भी सेम है दोनों का। तो मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, तो Y और A का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, यंग्स मॉडुलस और एरिया का। अगर डेल्टा L सेम है, F सेम है, L सेम है, तो Y एंड A का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। और A पाई आर स्क्वायर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, है ना। तो पाई भी तो कांस्टेंट है, मतलब इस क्वेश्चन में सिंपल सा है कि Y और R का स्क्वायर कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये निकालना चाहूँ कि भाई रेडियस ऑफ द ब्रास वायर बाई रेडियस ऑफ द स्टील वायर का रेशियो क्या होगा, तो यंग्स मॉडुलस का उल्टा हो जाएगा, ये Y ऑफ स्टील बाई Y ऑफ ब्रास हो जाएगा, है ना। यहाँ से ही तो आ जाएगा। और दोनों का रेशियो आपको पता है 1:2 ही तो है ना, कि 2/1 है। तो यहाँ से R भी
इक्वल टू हो गया आर एस रूट 2। तो आर बी और आर एस का रेशियो रूट 2 हो जाएगा, तो मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपने फॉर्मूला पिक किया, जो चीज़ें कांस्टेंट थी आपने हटा दिया, उससे ये चीज़ आ गई, इससे सॉल्व कर लिया आप, है ना, तो इससे हम निकाल सकते हैं। सर वो पाई भी आपने हटा दिया है। क्या चीज़? पाई भी हटा दिया, पाई भी तो कांस्टेंट ही होता है। कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब है? पाई भी हटा दो आप इसमें, है ना, पाई भी हटा दिया मैंने। भाई दोनों के लिए पाई तो सेम ही रहेगा, रेडियस अलग अलग है, तो इससे आपका ये रेशियो आ गया, इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ये हम कर सकते हैं ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। सर वो 10⁻⁶ है। हाँ, ये 10⁻⁶ है। हाँ, ये क्लियर नहीं था लास्ट क्लास में भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर 10⁶। दिस इज स्ट्रेस इज 6 into 10⁶। हाँ, चेतना आर स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसमें, वाई एन आर स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नॉट आर। हाँ, हरिप्रिया, रचिता, योर आंसर इज करेक्ट। हर्षद, योर आंसर इज करेक्ट। Anaya, your answer is correct. Gautam, your answer is correct. Okay, मेरे student has got the correct answer, so I explain it. है ना, अगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा तो आप भी सॉल्व कर लोगे सब लोग। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसने ये बोला हुआ है कि एक किसी वायर को हम ऐसे हैंग कर देते हैं, है ना, इसका वेट है ना, और इस वायर का लेंथ दिया नहीं हुआ है, तो ये एल लेंथ ले लेते हैं हम इसे,
है ना, एल हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसने बोला ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है इसका, इस स्ट्रेस पे ये ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया ही तो होती है। तो स्ट्रेस इस केस में हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया, है ना। और आपको पता है कहाँ से ब्रेक होगा, जहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा और यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो जहां से मैक्सिमम टेंशन होगा वहीं से तो ब्रेक होगा ही। तो मतलब यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इफ आई टॉक अबाउट द ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जो सिग्मा होगा ये टी मैक्स अपॉन एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये ब्रेकिंग स्ट्रेस टी मैक्सिमम अपॉन एरिया के इक्वल हो जाएगा तो वहां से ब्रेक कर जाएगा। तो उसने बोला है कि वायर का लेंथ कितना हो सकता है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो आपको दिया हुआ है, दैट इज 6 × 10⁶। अब टी मैक्स यहाँ का टेंशन लिखना है, तो यहाँ का टेंशन इस पूरे वेट की वजह से होगा, है ना। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg और m की वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी इंटू पूरे वायर का वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, है ना। ऐसा लिख सकते हैं ना वैसे, जो टी मैक्स होगा, टी मैक्स जरूर लिख दो आप इसमें, क्योंकि हर जगह पे टेंशन वेरिएबल होगा। तो लेकिन ब्रेक होगा सबसे टॉप से जहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस टी मैक्सिमम बाई एरिया के इक्वल हो गया, इतना होना चाहिए। टी मैक्स की वैल्यू हो जाएगी mg पूरे वायर के वेट के, तो यहाँ से आपने पुट कर दिया। तो टी मैक्स की जगह पे आपने पुट कर दिया डेंसिटी एरिया लेंथ इंटू जी अपॉन एरिया। तो एरिया कैंसिल हो गया, यहाँ से लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई कितने लेंथ में ये चीज होगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो लेंथ की वैल्यू हमने यहाँ से लिख लिया 6 × 10⁶ बाई डेंसिटी इंटू जी। डेंसिटी भी आपको दिया हुआ है ना, डेंसिटी इट इज गिवन 3 × 10⁻³ एंड जी भी आप 10 ले लोगे, है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो लेंथ की वैल्यू 200 मीटर हो जाएगी। आपका मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कि आप लेंथ बढ़ाते जाओगे तो यहाँ टेंशन बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ेगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, है ना। तो जब लेंथ 200 मीटर होगी तो टेंशन की जब वैल्यू पुट करेंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। इससे ज़्यादा अगर आपने लेंथ बढ़ाया तो वायर फिर ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया, है ना। तो लेंथ की वैल्यू 200 मीटर आ गई, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। तो वो 3 × 10⁻³ है। हाँ 10⁻³ ये वैल्यू, डेंसिटी की जो वैल्यू है 3 × 10⁻³ है इंटू जी, है ना। जी की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, है ना। तो ये हमने कर लिया उसने। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आएगा ये, है ना। तो इसलिए हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना, तो हमने कर लिया इस तरह से। तो आई विल गिव वन इसके बाद, है ना। तो मेरे ख्याल से अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, तो उसको आप घर पे सॉल्व करना, है ना। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। आई विल गिव वन होमवर्क क्वेश्चंस टू यू, तो आप उसको थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेना, है ना। मैं सेलेक्ट करके अच्छा वाला क्वेश्चन देता हूँ एक। Sir, can we add you in the physics group? हाँ ऐड कर देना, या मैं अभी फिजिक्स ग्रुप बनाऊंगा अभी, है ना। अगर आप ऐड बनाओगे तो ऐड कर। There are already 2 ग्रुप बन गए हैं। अच्छा 2 physics ग्रुप के। बन चुके हैं, तो फिजिक्स ग्रुप में ऐड कर दो मुझे आप, है ना। या एक ग्रुप देखते हैं, बनाता हूँ मैं, दोनों बैच 1 बैच 2 का मिला के। हाँ सर, आप नया ग्रुप बना हाँ दीजिए। वही नया ग्रुप में सही रहेगा, है ना। जब हाँ तक आपका ग्रुप नहीं बनता है तब तक आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लो। नेक्स्ट वीक देखता हूँ, आई विल फॉर्म द ग्रुप, वो सही रहेगा, है ना। तो उसमें मैं क्वेश्चंस वगैरह भी आपसे शेयर कर सकता हूँ, है ना। तो एक्चुअली क्या है ना, एक ही ग्रुप में करेंगे ना तो फिर बहुत सारा उसमें वो हो जाएगा, तो इंडिविजुअल रहता है तो सही रहता है। आई विल फॉर्म द मेडिकल ग्रुप, है ना। इंजीनियरिंग ग्रुप तो है मेरा, मेडिकल ग्रुप फॉर्म करूंगा मैं, है ना। तो मैं आपको शो करता हूँ होमवर्क क्वेश्चन। सर ये वाला क्वेश्चन हाँ वापस से एक्सप्लेन करोगे? बेटा पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लो, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है ये, आप घर पे सॉल्व करना,
हाँ अभी एक ही है, बाद में फिर जब ग्रुप बन जाएगा तो बहुत सारे दूंगा मैं, तो अभी तो आप एक ही रख लो। बाकी मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करो आप, है ना, कंप्लीट योर मॉड्यूल। सर मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें? पूरे इलास्टिसिटी के सारे, ओके सर। ऑल इलास्टिसिटी क्वेश्चन, वही 5 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चन जो होंगे, है ना, 5 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे, ऑल इलास्टिसिटी क्वेश्चंस, है ना। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, है ना। सर वो प्रीवियस वाला बता दीजिए। अभी बता देता हूँ मैं। हाँ ये था ना क्वेश्चन आपका, तो इसमें मैंने जस्ट ही बोला कि टॉप पे टेंशन मैक्सिमम होगा ना, तो जब ये ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा टी मैक्सिमम बाई एरिया, और टी मैक्सिमम जो होगा ना वो टॉप पे होगा ऐसे, है ना, टी मैक्सिमम जो होगा इसके टॉप पे होगा ऐसे यहाँ पे, तो इस पूरे के वेट के इक्वल होगा। तो जो टी मैक्स होगा दिस विल बी द इक्वल टू द वेट पूरे वायर के, और मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो टी मैक्स की जगह पे आ गया रो ए एल जी भाई, ए तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन एल जी, सॉरी ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन रो जी। ब्रेकिंग स्ट्रेस आपको पता ही है, रो भी पता है, जी की वैल्यू 10 इसने दिया ही हुआ है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, विल गेट योर आंसर। तो ये टॉप से ही ब्रेक होगा ना, तो वहीं पे टेंशन मैक्सिमम हो जाएगा, है ना, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपने पूछा हुआ है, एंड दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, ये मैंने बताया आपको, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. Okay, bye bye, bye bye, bye bye, थैंक यू सर। थैंक यू सर। bye bye.